आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सर्किल पीए से पेपर 2022 सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से हमने PYQ टारगेट किया है और अभी तक हमने बहुत सारे सर्किल के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इन सभी सर्किल के, कहने का मतलब है पिछले 4 सालों के PYQ PDF चाहिए इसी फॉर्मेट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको एज पर सिलेबस डायरेक्टरेट ने LDC एग्जाम के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया है उसी के हिसाब से आपको डाकघर गाइड भाग 1 चाहिए, इसके अलावा 2 चाहिए, इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विस चाहिए, IT मॉडर्नाइजेशन चाहिए, वॉल्यूम 7 चाहिए, 6 चाहिए, या फिर मैथ के लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में आने के लिए स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सर्किल पीए से 2022 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लिखा हुआ है, पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल except valuable can be kept in the post office for how much time period। भाई साहब बोल रहा है कि पोस्ट रेस्टेंटे मतलब नेस्त डाक के तहत जो भी आर्टिकल डाकघर में भेजे जाएंगे उसमें VP को छोड़कर उसको कितने दिन के लिए डिटेन किया जाएगा। 1 वीक के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 मंथ के लिए, या फिर फॉर नाइट। करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। हमने आपको जब डाकघर गाइड भाग 1 जो है पढ़ाया था डिटेल वाला, तो वहां पे बताया था कि नेस्त डाक वाली वस्तुएं जो हैं 1 महीने के लिए रिटेन की जाती हैं। इसका उत्तर आपका बी जो है करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। The demerged charge on BP article is recovered from addressee after how many days। BP लेख पर विलंब शुल्क कितने दिन के बाद प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या फिर 8 दिन। करेक्ट जवाब हो जाएगा, जब भी किसी आर्टिकल को 7 दिन से ज्यादा दिन के लिए रोकना है तो 8वें दिन से उस पर डिमर्ज चार्ज वसूल किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसका बी उत्तर जो है आपका करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी इंश्योर्ड व्हेन पोस्टेड। इनमें से कौन सा डाक से भेजते समय बीमा करने की आवश्यकता नहीं है? कॉइन, बुलियन, बैंक नोट, नन ऑफ दीज। रूलिंग नंबर 17 POC 1 का जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था। तो भाई साहब, जब भी आप डाक के माध्यम से कॉइन भेज रहे हैं इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, बैंक नोट भेज रहे हैं इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, बुलियन भेज रहे हैं इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इसमें हमारा कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? उत्तर नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे हमें पूछा गया है, व्हाट आर द चार्ज फॉर विंडो डिलीवरी एन आर्टिकल। बोला गया है कि विंडो डिलीवरी के लिए डाकघर में क्या चार्ज वसूल किया जाता है प्राप्तकर्ता से? इक्वल टू द पोस्टेज, डबल देन द पोस्टेज, RS 10 रुपी, नो चार्ज। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का। याद रखिएगा, जब भी किसी आर्टिकल का विंडो डिलीवरी किया जाता है तो कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर हमारा डी हो चुका। अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। डाकघर गाइड भाग 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड बाय विच टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। बताइए कि पहचान पत्र किस प्रकार के डाकघर द्वारा जारी किया जाता है। मैंने आपको डाकघर गाइड भाग 1 पढ़ाते समय
चिल्ला चिल्लाकर एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी कस्टमर को अपने आर्टिकल लेने के लिए कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई विजिटर है, आगंतुक हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो जिस भी एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के डाकघर से वो एक आइडेंटिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं। इस आइडेंटिटी कार्ड के लिए आवेदन आप एसओ में दे सकते हो या फिर एचओ में दे सकते हो। जब भी आप आवेदन एसओ में दोगे तो इस आवेदन को फॉरवर्ड किया जाएगा एचओ के द्वारा, और जारी करने का काम जो है, कहने का मतलब है आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का जो अथॉरिटी है वो केवल एचओ ही है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इसीलिए हम इसका उत्तर एचओ ही लगाएंगे। एचओ मतलब हेड पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर आर अवेलेबल इन हाउ मेनी डिनोमिनेशन। बताइएगा कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध है, 6, 5, 8 या फिर 7। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर का 8 डिनोमिनेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीडायरेक्शन चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल पर पुनः निर्देशन का शुल्क लगाया जाता है। देख लेते हैं। रजिस्टर आर्टिकल नहीं लगाया जाता, स्पीड पोस्ट नहीं लगाया जाता, पार्सल लगाया जाता है। भाई साहब, जब भी पार्सल आप रिडायरेक्ट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तो उस पर रिडायरेक्शन चार्ज लगेगा। और कितना लगेगा? हाफ द प्रीपेड रेट। अरे लिखकर बता दूं, बिल्कुल हाफ द प्रीपेड रेट, ध्यान रखिएगा, हाफ द प्रीपेड रेट। और केबल पोस्टेज का लगेगा। कहने का मतलब है कि जितना पोस्टेज आपने पहले दिया था उसका आप 2 से भाग दे देंगे, वही चार्ज जो है आपसे वसूल किया जाएगा। कौन सा उत्तर? सी उत्तर करेक्ट होगा। जब भी कोई पार्सल कभी रिडायरेक्ट किया जाता है तो हाफ द प्रीपेड अरे पोस्टेज का चार्ज वसूल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर पार्सल पोस्टेड एट आवर एड्रेस टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई पार्सल किसी शाखा डाकघर को संबोधित किया गया, 2 चीजें हैं, या तो संबोधित किया गया है या तो वहां पोस्ट किया गया है। अरे दोनों ही कंडीशन में उसका अधिकतम वजन जो है 10 किलो से अधिक नहीं होगा। उत्तर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फॉर विच द फॉलोइंग आर्टिकल रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इनमें से किस आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी इंश्योर आर्टिकल है, बिल्कुल पंजीकरण अनिवार्य है। कोई पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है, पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है, पंजीकरण अनिवार्य है। हमने देखा कि ए नंबर के कंडीशन में भी अनिवार्य था, बी नंबर के कंडीशन में भी अनिवार्य था, सी नंबर के कंडीशन में भी अनिवार्य था। इसका मतलब इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द सिलेक्शन प्रोवाइडेड ऑन सॉर्टिंग केसेस शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न ऑफ हाउ मेनी ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर 5 ईयर। छटाई के मामलों पर प्रदान किए गए चयन कितने वर्षों के वास्तविक यातायात पैटर्न पर आधारित होने चाहिए। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा 2 ईयर, मतलब ए उत्तर करेक्ट है, उसको हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg, 2 kg। बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि पत्र का वजन जो है वो 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द सिस्टम अवेलेबल फॉर डिस्पैच ऑब्लिक रिसीव्ड स्पेशल बैग प्रिंटेड
टू ऑब्लिक फॉर्म एड्रेस ऑब्लिक सेंडर इन फॉरेन कंट्री। अरे विदेशों में प्राप्तकर्ता ऑब्लिक प्रेषक से मुद्रित पत्रों के लिए विशेष बैग को भेजना या विशेष बैग को प्राप्त करना, इसको क्या कहा जाता है या किस प्रणाली के नाम से ये पद्धति जानी जाती है? स्पेशल बैग प्रणाली, थोक बैग प्रणाली, मिनी बैग सिस्टम या शॉर्ट बैग सिस्टम। आपने यम बैग का नाम सुना होगा और यम बैग के माध्यम से प्रिंटेड पेपर भेजे जाते हैं विदेशों में प्राप्तकर्ता या प्रेषकों को। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण कंडीशन है। इसके साथ एक और चीज हम बता देते हैं, यम बैग का मतलब थोक बैग प्रणाली के तहत जो भी बैग भेजे जाएंगे उसमें मिनिमम वेट जो है बैग का 5 किलोग्राम होगा और मैक्सिमम वेट बैग का 30 किलोग्राम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। व्हाट इज द वेट लिमिट पैकेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड? अंध साहित्य पैकेट जब भी किसी अंधे व्यक्ति को संबोधित किया गया है, मैक्सिमम वजन बताना है कितना होगा। 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी या फिर 7 केजी, 7 केजी इसका राइट उत्तर होगा। जब भी कभी आप ब्लाइंड लिटरेचर भेज रहे हैं तो 7 किलोग्राम से अधिक नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें सीखने को मिल सकती हैं, जैसे इस पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन चार्ज, इसके अलावा पोस्टेज चार्ज, इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, इन सभी से इसको छूट दिया गया है। लेकिन एक अपवाद है, जब भी आप इसे हवाई के माध्यम से भेजते हैं तो इस पर हवाई चार्ज जो है वो वसूल कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज परमिसिबल फॉर एन एरोग्राम? बताइए कि एक एरोग्राम के लिए अनुमेय अधिकतम आकार क्या होगा? 110 इंटू 220 mm, 90 इंटू 140 mm, 120 इंटू 210 mm या फिर 100 इंटू 150 mm। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा ए नंबर का 110 इंटू 220 mm। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है पीओ गाइड 2 मतलब डाकघर गाइड भाग 2 का एक क्वेश्चन है। एबिस डी रिसेप्शन मीन्स, एबिस डी रिसेप्शन का अर्थ क्या है? डाकघर गाइड भाग 2 में इस प्रकार के वर्ड आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इन वर्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एलडीसी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं। एबिस डी रिसेप्शन का मतलब आपको बताना है पोस्टेज प्रीपेड, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, पोस्टेज अनपेड, रिसिप्ट फॉर बुकिंग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी नंबर का एडवाइस ऑफ डिलीवरी। इसको हम टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय वस्तु का बीमा किस अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर का चयन करेंगे। 200, 1000, 10,000, नो अपर लिमिट फॉर इंश्योरेंस। सही जवाब क्या हो जाएगा? 10,000। कैसे बता रहे हैं? जो कि हमें डाकघर गाइड भाग 2 में बताया गया वही बता रहे हैं। ठीक, एज पर डाकघर गाइड भाग 2 10,000 लिमिट है किसी इंटरनेशनल आर्टिकल का बीमा करना है तो। अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाम्प एंड सील आर सप्लाइड टू एवरी सेट इन आरएमएस? भाई आरएमएस के प्रत्येक सेट को इनमें से कौन कौन से सील सप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से स्टाम्प सप्लाई किए जाते हैं? डेट स्टाम्प किया जाता है, नेम स्टाम्प किया जाता है, डेट सील किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई सभी किए जाते हैं तो अलग अलग तो नहीं टिक करेंगे। कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? डी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस डज नॉट कीप एनी स्टॉक ऑफ बैग? मतलब इनमें से कौन सा ऑफिस जो है बैग का स्टॉक नहीं रखता है? डज नॉट कीप एनी स्टॉक ऑफ बैग। जिला बैग कार्यालय, सर्किल बैग कार्यालय, केंद्रीय बैग कार्यालय या फिर पोस्ट ऑफिस। इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर का सेंट्रल बैग ऑफिस जो है बैगों का स्टॉक किसी भी प्रकार से नहीं रखता।
यह केवल बैगों के पत्राचार से संबंध रखता है। मतलब बी उत्तर आपका एकदम करेक्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। अ पोस्ट ऑफिस, अ सॉर्टिंग ऑफिस, अ सेक्शन व्हिच एक्सचेंज मेल विथ ऑफिस इन फॉरेन कंट्री इज नोन एज व्हाट? एक डाकघर है, एक छटाई कार्यालय है, एक सेक्शन है जो कि डाक का आदान प्रदान विदेश में स्थित किसी अन्य कार्यालय के साथ करता है, उस ऑफिस को किस ऑफिस के नाम से जाना जाता है? ऑफिस ऑफ ट्रांजिट, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन मेल सेक्शन, फॉरेन मेल एजेंसी। सही जवाब हो जाएगा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय का डाकघर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। What contain the record of bag that are due to be opened in each set of CRC computerized रजिस्ट्रेशन सेंटर? सीआरसी का फुल फॉर्म हो गया। सीआरसी के प्रत्येक सेट में खोले जाने वाले बैगों का रिकॉर्ड किस में होता है? मेल सार में होता है, या फिर दे बैग सूची में होता है, दे मेल सूची में होता है, या फिर बैग एब्स्ट्रैक्ट में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर का, ड्यू मेल लिस्ट में होता है। ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है हम देख लेते हैं। Which of the following is maintained to tally the physical stock of bag closing balance of bag? कहने का मतलब है बैगों के भौतिक स्टॉक का बैग के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मिलान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या रखा जाता है? बैग रजिस्टर, बैग टैली, बैग मैनुअल, डे बैग बुक। करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? डे बैग बुक, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस लिए रखा जाता है? कि बैगों के भौतिक स्टॉक का बैग के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मिलान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 22 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इशूइंग अ नॉन मेडिकल पीएलआई अंडर पीओएलआई रूल्स 2000? क्या बोला है कि पीओएलआई नियम 2011 के अनुसार अगर कोई कस्टमर नॉन मेडिकल पॉलिसी लेता है पीएलआई के तहत, कस्टमर का मैक्सिमम एज लिमिट कितना होगा? 25 साल, 35 साल, 30 साल, 40 साल। 2-3 कंडीशन बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आया है, दोबारा आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा जब भी पीएलआई के बारे में बात करेगा। कस्टमर का मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर। भाई साहब नॉन मेडिकल का कंडीशन बता रहा हूं। पीएलआई नॉन मेडिकल कस्टमर का मैक्सिमम एज 40 साल होगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख तक ही करा सकते हो। भाई साहब हमने अभी क्या बताया? हमने आपको बताया कि जब भी कोई कस्टमर पीएलआई पॉलिसी लेगा, जब भी कोई कस्टमर आरपीएलआई पॉलिसी लेगा, ध्यान रखिएगा, तो एज लिमिट 35 साल और सम एश्योर्ड 1 लाख। दोनों चीजें अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। परीक्षा में दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। इसका जो सही जवाब था वो था डी नंबर का। अगले क्वेश्चन को रुक करेंगे। व्हाट इज द एज लिमिट सब्सक्राइबिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? कहने का मतलब है पीएमएसबीवाई के तहत कोई सदस्यता लेता है, तो पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना स्कीम है, इसके तहत कोई कस्टमर सदस्यता लेता है। इसका एज लिमिट जो है 18 से 70 के बीच होना चाहिए। हमारे में कौन सा ऑप्शन दिया है? सी नंबर में दिया है, तो सी को हम टिक करके और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, अप टू विच अमाउंट डिविजनल हेड कैन सैंक्शन डिसीज क्लेम केस? बताइएगा कि डिवीजन के प्रमुख, मंडल के प्रमुख मृतक दावा प्रकरण है कितने लाख तक स्वीकृत कर सकते हैं? 2.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 5 लाख तक का मृतक दावा प्रकरण मंडल प्रमुख मतलब डिविजनल हेड जो है सैंक्शन कर सकते हैं। टिक कर देंगे डी में। और फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन इन मल्टीपल ऑफ विच डिनोमिनेशन? 1000,
100 रुपी, 500 या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जब भी आप कोई वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल रहे हैं, कितने के गुणांक में खोलेंगे? जवाब हो जाएगा आपका 1000। उत्तर हम ए को टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस इन पीएलआई नोन एज विच द फॉलोइंग। भाई साहब, पीएलआई का एक टाइप है एईए, जिसे कि हम सुमंगल भी बोलते हैं। वही चीज पूछा गया है कि एईए को और किस नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा सुमंगल। ठीक है, जब मैंने आपको सुमंगल के बारे में बता दिया तो यहां पर और भी तो ऑप्शन दिए हैं। सुविधा किसे बोला जाता है? तो जब भी CWLA बोलेगा, जिसे कि हम कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, तो आप सुविधा दिमाग में रख लीजिएगा। जब भी संतोष बोलेगा तो ध्यान रखिएगा एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसे कि शॉर्ट में हम EA के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 27 नंबर क्वेश्चन। व्हाट शुड बी बैलेंस इन IPPB सेविंग अकाउंट एट द एंड ऑफ डे? मतलब दिन के अंत में IPB खाते में कितना अधिकतम बैलेंस हो सकता है? 1 लाख, 2 लाख, नो लिमिट या फिर 5? ध्यान रखिएगा, आप IPB खाते में दिन के अंत तक 2 लाख ही बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट हुआ तो ऑटोमेटिक जो है वह राशि आपके POSB अकाउंट में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर लिंक है तो। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछ रहा है? विच द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिसेज? इनमें से कौन सा सर्विस जो है डाकघर में उपलब्ध है? आधार अपडेशन उपलब्ध है, सेविंग बैंक से संबंधित काम करवा सकते हैं, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवा सकते हैं। उत्तर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी स्कीम जो है हम पोस्ट ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फॉर IPPB सेविंग अकाउंट? बताइएगा, अगर आपको IPPB खाता चलाना है तो मिनिमम बैलेंस क्या होना चाहिए? नो मिनिमम बैलेंस मतलब जीरो अकाउंट है, ध्यान रखिएगा, तो कोई भी बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल इन एनी पोस्ट ऑफिसेस? इनमें से कौन सा सर्विस जो है किसी भी डाकघर में उपलब्ध हो सकता है? वही चीज हमसे पूछा है। पासपोर्ट सेवा, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, आधार एनरोलमेंट। वर्तमान में ये सभी सुविधाएं जो हैं डाकघर अपने कस्टमर को दे रहा है। पासपोर्ट जैसी सर्विस दे रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर दे रहा है, आधार एनरोलमेंट दे रहा है। उत्तर हमारा इसका डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 से अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। धनबाद IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को कब मंजूरी दी गई थी? नवंबर 2012, अक्टूबर 2012, अप्रैल 2012 या फिर सितंबर 2012? इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? नवंबर 2012। उत्तर हम ए को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है। द प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ CBS हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच द फॉलोइंग सिटी? बताइएगा कि प्राइमरी डाटा सेंटर जो है किस शहर में स्थित है? नबी मुंबई, कोलकाता या फिर मैसूर या फिर चेन्नई? जवाब आपका करेक्ट हो जाए जब भी पूछे प्राइमरी डाटा सेंटर। अरे भाई साहब, जब भी पूछे प्राइमरी डाटा सेंटर, आंख बंद करके नबी मुंबई लगा देना। पूछे डिजास्टर रिकवरी सेंटर, आंख बंद करके मैसूर लगा दे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन सेटअप इन विच प्लेस? बताइए कि IVRS डाक विभाग का किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी
जवाब इसका करेक्ट हो जाएगा, टिक करेंगे हम डी ऑप्शन को, यह जो है वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु इज द वेंडर सीएसआई इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। बताइएगा कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में सीएसआई का विक्रेता कौन, इन्फोसिस, सिफी, टीसीएस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीएसआई का विक्रेता जो है टीसीएस। ठीक है, बी नंबर का उत्तर करेक्ट हो गया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, HRMS मॉड्यूल इज पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग, फिनाकल, मैकमिस, सीएसआई, एंड्रॉइड। HRMS मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम फिनाकल का भाग है, मैकमिस का है, सीएसआई का है, एंड्रॉइड का है। जवाब इसका हो जाएगा सी नंबर, मतलब सीएसआई का यह पार्ट होने वाला है। सीएसआई में इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, जैसे कि डीपीएमएस सीएसआई के तहत आता है। ठीक है, डीपीएमएस सीएसआई के तहत आता है। आईपीडीएस इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम सीएसआई के अंतर्गत आता है। फिलाटेली इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम इसी के अंतर्गत है। बजट इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रख सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन को मैनेज करने के लिए डाक विभाग जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, फिनाकल, ओरेकल, मैकमिस या एंड्रॉइड। जवाब इसका करेक्ट हो जाएगा, मैकमिस का उपयोग करता है। सी उत्तर को हम टिक कर देंगे। देखिए, इंश्योरेंस संबंधी जो भी चीजें होती है वो मैकमिस में होती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, CPC, where the CPC Central Processing Center PLI has been established in each SO, each HO, each circle office, each division office। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक HO में CPC बनाया गया है जो कि PLI से संबंधित काम जो है मैनेज करता है। प्रत्येक HO को CPC बनाया गया है किस काम के लिए, PLI से संबंधित काम को संपन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म QR इन QR कोड। ए क्विक राशन, क्विक रिजल्ट, क्विक रेट, क्विक रिस्पॉन्स। डी नंबर का उत्तर एकदम करेक्ट हो गया, क्विक रिस्पॉन्स जो है इसका सही जवाब। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इन CSI डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑफ अ पोस्ट ऑफिस कैन बी जनरेट थ्रू विच ट्रांजेक्शन कोड। ऑप्शन दिए हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ZFR डे न्यू। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डेली अकाउंट प्रिंट करना है, सैप से डेली अकाउंट प्रिंट करना है, DTR प्रिंट करना है, तो एक टी कोड यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक टी कोड यूज किया जाएगा। वो टी कोड होता है ZFR_day_new। परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की रुक कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। किसी भी डाकघर में प्राथमिक नेटवर्क की न्यूनतम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। 128 kbps, 512 kbps, 256 kbps, 1 mbps। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर का, 512 kbps जो है मिनिमम बैंडविड्थ होनी चाहिए। तो इसको हम टिक कर देते हैं और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंडिया अकाउंट हाउ मच टोटल वर्ल्ड। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। 2.1, 2.2, 2.3 या फिर 2.4। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका डी नंबर का 2.4 जो है इसका करेक्ट जवाब है। इसको हम टिक कर देते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना लंबा होता है। 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, 8 साल का होता है। आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य जो हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 6 साल। इनका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आपका 6 साल का। कौन सा उत्तर, सी उत्तर को हम टिक कर देते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच द फॉलोइंग सिटी नेवर एक्सपीरियंसेस वर्टिकल रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग नून। निम्नलिखित में से किस शहर में दोपहर के समय सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती? चेन्नई, मुंबई, मंगलौर, नई दिल्ली। जवाब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभनाथ, जगन्नाथ, भैरवनाथ या फिर कालीनाथ। जवाब हो जाएगा ऋषभनाथ जो है जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है 45 नंबर का। हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का प्रभार किसने सौंपा? रास बिहारी बोस या फिर लाला हरदयाल, मोहन सिंह, महेंद्र प्रताप। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ विच प्लेस? नॉर्थ इंडिया, मणिपुर, तमिलनाडु या फिर केरला। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत। ठीक है, ए को हम टिक कर देंगे और अगले क्वेश्चन को रुक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 47 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1947, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1937। जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? आर्टिकल 16 to 19, आर्टिकल 16 to 23, आर्टिकल 15 to 20 या फिर आर्टिकल 14 to 18। जवाब जो है डी नंबर का उत्तर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है। बहुत कम तापमान पर घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीट ट्रांसफर, क्रायोजेनिक्स या फिर मॉर्फोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर का अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जो है एड ऑन किए गए थे। संविधान संशोधन 84, संविधान संशोधन 73, संविधान संशोधन 96 या फिर 42। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का 42वें संशोधन के तहत जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, बर्न, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? बर्न में जो है यूपीयू का मुख्यालय है। बी नंबर का उत्तर करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विदेशी पार्सल के माने में पार एवियन का क्या अर्थ होता है? अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने एविड्स डी रिसेप्शन का मतलब समझा था और एक और हमारा वर्डिंग पीओ गाइड 2 से आ गया जिसमें हमें पारेबियन का मतलब बताना। चलिए बताइएगा, जहाज द्वारा, हवाई द्वारा, भूतल द्वारा या फिर इनमें से कोई। जवाब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जवाब करेक्ट हो जाएगा हवाई के द्वारा। जब भी आप कहीं भी लिखा मिले पारेवियन तो आपको समझ लेना है इस आर्टिकल को हवाई के माध्यम से भेजा जाना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 53 नंबर का। ड्रॉ बैग ऑन कस्टम ड्यूटी प्रणाली के तहत पार्सल पोस्ट के माध्यम से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के साथ कौन सा फॉर्म लगाया जाता है? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। जवाब करेक्ट है डी नंबर का फॉर्म डी का इस्तेमाल जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पत्र मेल, पार्सल में लेखों के संबंध में विदेशी डाक में शिकायत और पूछताछ प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? 1 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या कोई समय सीमा नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष। जब भी किसी विदेशी आर्टिकल के बारे में कोई पूछताछ करनी है, कोई कंप्लेन करनी है
तो 1 साल के अंदर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डाकघर में कार्य वितरण का ज्ञापन पोस्टमास्टर द्वारा मंडल प्रमुख के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित में से किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? कार्य वितरण का ज्ञापन जब किसी भी मंडल प्रमुख को जारी करना होता है तो किस फॉर्म में करेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। फॉर्म MS11, फॉर्म MS12, MS88, MS53। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा MS11। इसी को हम हाईलाइट करते हैं। और अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म? ACG1, ACG67, ACG36 या फिर ACG22। सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर का ACG22। जब भी बात करें एसओ डेली अकाउंट का तो आपको ACG22 लगाना है। पीओ डेली अकाउंट बात करें तो ACG22A लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रेजरी पासबुक इज मेंटेन्ड बाय सब ऑफिस सिचुएटेड एट द ट्रेजरी सब ट्रेजरी स्टेशन हैविंग ट्रांजैक्शन विथ बैंक इन विच फॉर्म? बताइएगा कि कोषागार पासबुक उपकोषागार स्टेशन पर स्थित उप डाकघर द्वारा बैंक के साथ लेन देन के लिए उप डाकघर द्वारा बनाए गए डॉट डॉट फॉर्म में रखा जाता है। जवाब दीजिएगा कौन सा उत्तर करेक्ट होगा। जवाब हो जाएगा ACG8, ए नंबर का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आदेशों के अनुसार पीओएसबी बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि क्या होगी? ₹50, ₹100, ₹500, ₹1000। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में अगर आपको अपना सेविंग अकाउंट चलाना है तो कम से कम ₹500 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। टिक कर देते हैं और आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो लेक्चर का, हाउ मच फी इज चार्ज फॉर ट्रांसफर ऑफ अ पीओएसबी अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस? एक डाकघर से दूसरे डाकघर में अगर अपने एसबी खाते को ट्रांसफर करना है, हस्तांतरण करना है, तो ₹100 का चार्ज जो है लिया जाता है, टैक्स को छोड़कर। टैक्स अगर लगाएंगे तो ₹118 हो जाता है। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन मैंने छत्तीसगढ़ सर्किल के सॉल्व कराए हैं आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खाली है, वहां पर जाके अपने क्वेरी जो है डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन सभी सर्किल के PDF चाहिए, पिछले 4 साल के पेपर चाहिए इसी फॉर्मेट में, जैसे कि हमने इसको रीटाइप किया है, ध्यान रखिएगा रीटाइप करके आपके लिए बनाया है। अगर ये चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा डिटेल मटेरियल चाहिए, इसके अलावा आपको मैथ के लेक्चर चाहिए, रीजनिंग के लेक्चर चाहिए, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, तो सब कुछ एक बार की फीस में ही आपको दे दिया जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। LDC एग्जाम से संबंधित सबसे तेज और सबसे क्लियरिटी वाला अपडेट पाने के लिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।